बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो एकदम मस्त भले चंगे इंस्पिरेशन लो यार। ऐसे फिटनेस तो जबरदस्त होनी चाहिए। तो यार अब बात शुरू करता हूँ आज के वीडियो की। आज मैं जो आपके साथ लेक्चर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स का इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज और मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। आज मैं आपको बताऊंगा वो जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है ना, जो इस तरीके वाले से क्वेश्चन है कि भाई एक रस्सी है, उस रस्सी को ऐसे कर दिया, यहाँ पर एक फोर्स लग गई इस डायरेक्शन में, यहाँ पर एक मास बांध दिया, ठीक है। तो बताओ भाई कि इसमें टेंशन, इस वाले हिस्से में टेंशन कितना होगा या इधर क्या होगा, वो सारी बातें होंगी, ठीक है। या फिर आपने अपनी किताबों में देखा होगा कि यार यहाँ पर एक मास ऐसे बांध दिया ये दो रस्सियों के साथ, इसके साथ यहाँ कुछ इधर ये एमजी आ गया, तो आपसे पूछ लिया कि यार ये बताओ इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, इसमें कितना होगा, ठीक है। या आपने देखा होगा कि ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से यहाँ पर ये एक मास बड़ा लटका दिया ज्यादा वाला, एक ये कम वाला लटका दिया, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है यार, ये ज्यादा वाला ही कम वाले को खींच लेगा, ये वाला ज्यादा है तो ये इधर आएगा एक्सेलरेशन, ये ऊपर आएगा, और इनकी रस्सी में जो टेंशन होगी वो टी होगी। तो इस तरीके के हमारे जितने भी सवाल होंगे ना, पॉसिबल हो पाए, ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो घर पे सब ठीक ठाक? पापा कैसे है? मम्मी कैसी है? याद आ गया वो डायलॉग? मस्त है ना? हाँ। और बच्चों, घर पे सब ठीक ठाक है? कुशल मंगल है तुम्हारा? खुश हो ना तुम लोग अपनी जिंदगी से? देखो यार मेरे बच्चों, एक ही बात याद रखना, जीवन में चाहे कोई भी भसड़ मची रहे, खुश रहना है तुम्हें, ठीक है। इट हार्डली मैटर what the life is treating you, but the main point is you have to be happy, you have to be in your comfortable zone mentally, okay। दिमाग की बात कर रहा हूं मैं। पागल मत हो ना पढ़ाई के पीछे। जो बहुत ज्यादा पढ़ लिए वो भी आखिर में मर के मिट्टी राख बने हैं, और जो ना पढ़े उनका भी यही हुआ है। बस वो जिंदगी जीने की जो उनकी क्रिया प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी सी इधर उधर होती रहती है, और इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यार एक बात बताओ, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो यार लॉजिकली बात है ना यार, 500 का नोट तो मैं भी, मुझे भी वो सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है जो एक आईआईटीएन को देता है, एक मेडिकल को देता है, एक डॉक्टर को देता है, या फिर कोई भी अगर हो गया तो 500 के नोट की तो वैल्यू सेम है। अब वो फर्क इतना है कि यार ज्यादा कमाने हैं। क्योंकि देखो यार जिंदगी में ना दो बातों पर ध्यान रखना, एक तो नॉलेज पर और एक पावर पे। मतलब अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो पावर और पैसा ये दो अलग चीजें हैं, दोनों एक साथ चलती है। जीवन में आपका फोकस होना चाहिए पावरफुल बनने में। पावरफुल आप बन सकते हो नॉलेज के साथ कई और तरीके से, ठीक है, और आप लोग बन सकते हो पैसा आपका कमाना है। तो ये फालतू के ड्रामों में ज्यादा से मत उलझे रहा करो। पढ़ना हमारा कर्म है, पढ़ाना हमारा कर्म है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं, साफ कर दिया मैंने इसको। अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 2-3 मिनट तो हमारे इसी में निकल गए शुरुआत के। तो इंटरेस्टिंग बात है, एकदम माहौल एकदम सेट है, ठीक है ना। ठीक है बालको, टेंशन नहीं लोगे ना? पक्की बात बोलो, सच्ची बात। और सर पक्की बात बोलो, सर चाहे कुछ भी हो जाए हम टेंशन नहीं लेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। यार एक बात बताओ ना, वो पाकिस्तान ने अभी वो छोड़ी थी क्या, वो मिसाइल मारी थी, अब वो पहुंच जाती तुम्हारे घर तक, तुम्हारे ऊपर ही फूट जाती, धरे रह जाते तुम्हारे सारे के सारे। तो यार कहने का मतलब बेटा ये है कि लाइफ जो है ना वो बहुत अनसर्टेनिटी से बीतती है, ठीक है। तो जिंदगी को बहुत ज्यादा सा है ना सीरियसली होके नहीं जीना है, सिंसियर होके जीना है। सिंसियरिटी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ, डिसिप्लिन इज व्हाट रिक्वायर्ड इन लाइफ। ये मोटिवेशन, सीरियसनेस, ये फालतू के चोचले, बिना बात की बकचोदी, बिना बात की बातें हैं, ये कुछ नहीं है ये, ठीक है। यार वो तुम मान लिया करो, ये मेरे मुंह से कई बार इधर उधर हो जाता है, ठीक है। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या है ना कि भावनात्मक इंसान हूं, भावनाओं में बह जाता हूं, और फिर ये सब चीजें हो जाती है। तो इसलिए जो है ना, अब माइंड मत करना यार, कभी ट्रोलिंग पर उतराओ तुम लोग, फिर वहां मजे ना आएंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव लेना। देखो मैं अपने बारे में अगर सच बोलूं ना, तो मेरी सच्चाई यही है कि मैं एक सच्चा टीचर हूं। मैं मेरे से कई गुना अच्छे टीचर यूट्यूब पे
दुनिया भर की ऐप पे पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूं कि शायद मैं हिंदुस्तान का सबसे कमजोर टीचर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन भाई मैं सच्चा जरूर हूं दोस्तों, मैं जो काम करता हूं ना बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ, बस यही मेरा जीवन है यार। इसके अलावा तो देखो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। अब देखो सवाल सोल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस लिखो अपनी कॉपी में। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस हमारे पास आएगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम ऑफ CONCURRENT फोर्सेस, ठीक है। तो यार देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें मैकेनिक्स में जब होती है जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो। तो बेटा इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स में क्या समझोगे कि साहब जब नेट फोर्स जीरो आ जाए तो मान लेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब वो मोशन में अगर होगा तो उसकी स्पीड घटेगी और बढ़ेगी नहीं, अगर वो रेस्ट पर होगा तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अब जब ये दोनों सिचुएशन हो ना तो मान लेना कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। कॉन्करेंट होता है जो एक ही जगह पे एक ही टाइम पर जब कोई एक्शन हो, तो एक्शन एट ए बॉडी, एक्शन ऑन ए बॉडी, एक्शन का मतलब होता है फोर्स, ठीक है ना। हमारे फिजिक्स की भाषा में एक्शन क्या है? फोर्स। तो एक्शन ऑन ए बॉडी एट ए सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, ठीक है। तो एक्शन ऑन ए बॉडी एट ए सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, किसका एक्शन? इन फोर्सेस का। तो अब आप ये मान लो कि इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इस भाषा को समझ लो। अगर ये भाषा समझ में आ गई तो डेफिनेशन अपने आप में समझ में आ गई। ये कहता है कि यार जब किसी बॉडी के ऊपर, एक ही बॉडी के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर जब कई सारी फोर्सेस लगे और उन सभी फोर्सेस का नेट जीरो आ जाए तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स होती है। अगर बात समझ में ना आई तो वीडियो को स्लो कर लेना 1 से 0.75 पे। मेरे वीडियो 2x पे मत देखना यार, मुझे बेइज्जती फील होगी बच्चों। अगर मेरे वीडियो 2x पे देखे जाते हैं तो आई विल बी फील लाइक डिसऑनर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। दोबारा सुन लीजिए, फोर्सेस का एक्शन किसी बॉडी के ऊपर उसके सेम पॉइंट पर और सेम ही टाइम पर जब हो, और वो सभी जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही है, कई सारी लग रही, उन सभी फोर्सेस का नेट अगर जीरो आ जाए तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स कहलाएगी। बात हो गई सर क्लियर? अब कैसे होगा? मान लो कि मैं ये एक बॉडी ले रहा हूं, ठीक है भाई, सिमेट्रिकल बॉडी ले रहा हूं, इसको तुम यहां से इधर भी खींच रहे हो, कोई भाई साहब इसको इधर भी खींच रहा है और ये वाला इधर भी खींच रहा है, ठीक है। वही बात है यार, एक लड़की है उसके ऊपर 3 लड़के पीछे पड़े हुए हैं तो अब बेचारी तो एक है, ये इसको ये अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पैतरे लगा रहा है, ये इसको अपनी तरफ लाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पैतरे लगा रहा है, ये भी नहीं। और जब ये लड़की किसी के भी ना पटे ना तो मान लेना कि नेट जीरो आ गया, इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इसको पटना ही नहीं था पटना ही नहीं था का मतलब क्या है कि ये रेस्ट पर ही रहना चाहती थी, तो इसको आप मोशन में नहीं लाना चाहे, ठीक है। तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या नहीं? हाँ तो अब इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे बोलेंगे कि जब एक लड़की के पीछे 2-3 लड़के पड़े हो और लड़की पटने को तैयार ना हो तो सर वो कंडीशन भी इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट बॉयज हो जाती है, ठीक है। तो कैसे होगा यार, इसको समझ लेते हैं। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन, अगर मैं F2 और F3 को जोड़ दूं, F3 को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, ये F1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी फोर्सेस को जोड़ूं तो F1
-F2 और -F3 वेक्टर डाल दो क्योंकि डायरेक्शन का भी रोल है, तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब ऐसा अगर होगा तो इसको हम लोग नहीं यार, अरे मैं थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर गया थोड़ी सी बातों में यार, इसको ठीक करना है। यहां नेगेटिव होगा और ये प्लस हो जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा मैं स्किप ऑफ माइंड हो गया यार, मेरे दिमाग से बात निकल गई कि असल में मैं सही बात बताऊं तो कुछ और ही सोच रहा था, लिख में ये रहा था, इस वजह से गड़बड़ हुई है। आई एम श्योर कि मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मैं इसको एडिट नहीं करूंगा और ना मैं इसको, वैसे भी मेरा कोई वीडियो एडिटेड होता ही नहीं है, मेरे सारे वीडियो यूं के यूं चलते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं कहाँ एडिट करूँ, टीम मेरे पास है नहीं, अकेला मैं पढ़ाने वाला, अकेला मैं रिकॉर्ड करने वाला। ठीक है, तो अपने पास कोई टीम वीम है नहीं भाई बच्चों। तो अब यहाँ पर ये जो केस था ना, ये ह्यूमन एरर का केस था कि जब अगर आपका कंसंट्रेशन लैप्स हो जाए तो आपके साइन इधर उधर हो जाएंगे। तो ये मानना कि F1 की डायरेक्शन इधर थी और F2 और F3 इधर थे, नेगेटिव थे, तो ये इन सभी फोर्सेस का जो सम है वो 0 आ जाएगा। तो यार ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम। बस कॉन्सेप्ट तो ये इतना ही है, इसके ऊपर है ना क्वेश्चन ही आएंगे। अब हम लोग इसको समझते हैं कि सर ये क्या मतलब है, क्या इसकी कंडीशन है और कैसे हम इसको जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे और कैसे हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। देखो भैया, पहले तो मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट बताता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में ना रस्सी का बहुत रोल आएगा, स्ट्रिंग का। देखो ये जो रस्सी होती है ना, इसका स्वभाव होता है खींचने का, पुल करने का। इसका एक ही स्वभाव है, पुल करना, खींचेगा। रस्सी हमेशा खींचेगी, रस्सी कभी भी आपको धका नहीं सकती, क्योंकि धकाना और खींचना ही फोर्स होती है। ठीक है, तो रस्सी कभी भी धका नहीं सकती, सिर्फ खींचेगी। तो सिर्फ क्या करेगी, पुल करेगी। तो जब ये पुल कर रही है, तो इस पुल, जब ये रस्सी किसी को अपनी तरफ खींचेगी तो रस्सी के अंदर खिंचाव पैदा होता है। तो रस्सी के अंदर जो खिंचाव होता है ना, जो खिंचाव होता है, उसका नाम हमने टेंशन रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है, टेंशन। इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। तो ये याद रखना कि ये जो ये टेंशन है ना, टी, ये हमारा सिर्फ रस्सी में ही मिलेगा, खींचना इसका स्वभाव होगा। कैसे होगा, अगर मान लो ये एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है, यहां से मैंने एक रस्सी बांध दी और इसके साथ मैंने ये एक मास लटका दिया। अब बस ये लटका हुआ है और आपसे पूछा गया कि यार इस रस्सी में कितना टेंशन होगा। तो देखो रस्सी में जो खिंचाव होगा, अब ये रस्सी इसको कहां खींच रही है, ऊपर की तरफ, ऐसे खींच रही है, ऊपर यूं खींच रही है, ताकि इसका, ये तो ग्रेविटी की वजह से गिरना चाहता है, mg की वजह से ये तो गिरना चाहता है। इसको यहां पर किसने रोक रखा है, इस रस्सी के खिंचाव ने रोक रखा है। इस रस्सी का खिंचाव क्या है, टेंशन है। टेंशन क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब क्या है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब इस रस्सी के खिंचाव की एक डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी सर। किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो इसको हमने ऐसा साइन दे दिया कि ये रस्सी इस डब्बे को ऊपर खींच रही है। तो जब ये रस्सी इस डब्बे को ऊपर खींचेगी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी कि ये यहीं पर रुक गया, तो ये हो गया T बराबर mg। ये बात समझ लेना भाई, क्या समझ लोगे, T बराबर mg। अब यार ये तो हो गया एक प्रॉब्लम, ये तो हो गया रस्सी वाला हिसाब किताब। क्लियरिटी मिल गई ना, लिखो इसको। अब मैं आपके साथ में दूसरा वाला हिसाब किताब लेके आता हूं, एक और इंटरेस्टिंग, इसी से अगला। वो क्या है कि अगर मान लो रस्सी के साथ ये मास लटका हुआ था, ठीक है, ये डब्बा लटका हुआ था, मास नहीं कहता मैं, डब्बा कहता हूं, रस्सी और डब्बा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है, ये न्यूमेरिकल चले। न्यूमेरिकल तो क्या है बेटा, ये हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक तरीका होता है, इसको आप न्यूमेरिकल मत समझो, ये हमारा फिजिक्स को सीखने का तरीका है। बेसिकली न्यूमेरिकल क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का कोई एक पार्ट या कोई एक कंडीशन, जिसकी हम कंडीशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो वही होता है। अब इसमें आप मान के चलो कि यार ये एक रस्सी है, ठीक है। अब जो ये रस्सी यहां पर ऐसे लटकी हुई थी, इसको मैंने बीच से पकड़ा और इधर खींच दिया।
इधर मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई उसी रस्सी पे जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया। तो यार अब ये जो रस्सी है इसमें ये ऐसे होगी, ठीक है, और जो ये मास था ना ये तो नीचे ऐसे लटक जाएगा, और यहां पर इस डायरेक्शन में इधर फोर्स इसको दे रखी है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक मास ऑफ 6 किलोग्राम, 6 किलो का मास एक रस्सी से लटका रखा है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, छत के साथ रस्सी बंधी हुई है, और 50 न्यूटन का फोर्स उस रस्सी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया जाता है उसके मिड पॉइंट से। तो आप बताओ कि रस्सी ने कितने डिग्री का एंगल बनाया। कहां पर बनाया? छत के साथ। ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया, ये थीटा पूछ लिया भाई। और यहां पर आप मान के चलो कि भैया जब इस रस्सी को खींचेंगे ना तो ये टेंशन तो T1 डेवलप हो गई, इधर हो गया T2, और ये हो गया भैया T3, क्योंकि ये जो फोर्स लगी थी ये उसने T3 दे रखी है डायग्राम में। जो T3 है ना, मतलब ये भी फोर्स ही है, ये फोर्स ही है, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 50 न्यूटन। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है कि ये जो T2 है ये 1 मीटर से, अच्छा ये जो डब्बा था ना ये 6 किलोग्राम वेट था, 6 किलोग्राम वेट। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखना, ये 6 किलोग्राम वेट, क्योंकि जब आपको किलोग्राम वेट लिखा हो ना बेटा तो ये आप किलोग्राम वेट का मतलब ये 6 ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? ये 6 होगा, और ये फोर्स जो है 10 से मल्टीपल होके 60 न्यूटन बन जाएगी। तो 6 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 60 न्यूटन, क्योंकि mg हो जाएगा ना, तो ये मास है, 6 किलोग्राम वेट इज मास, g से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन चुका है, चलो अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि 2 मीटर की एक रस्सी थी, उसके साथ 6 किलो का एक डब्बा बांध रखा था, बीच में से रस्सी को पकड़ा और इस दिशा में खींच लिया, और 50 न्यूटन के फोर्स के साथ उसको खींचा है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो पूछा गया है कि यहां पर इस रस्सी का कितना एंगल बना, क्योंकि यार जब आप इसको इधर खींचोगे तो ये एंगल ऐसे बनेगा। अब देखो भाई, इसको निपटाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो T1 है ना इसके कंपोनेंट बनेंगे ना, वो वेक्टर वाला, कौन से वाला वेक्टर का, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कौन सा पार्ट? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वीडियो में है, अगर नहीं हो तो ना जाओ वीडियो देख के आओ, मैंने वीडियो डाल रखा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां मैंने कंपोनेंट बनाने सिखाए थे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, हो सकता है कि अब देखो ये अगर T1 है तो मैं यहां पर ये वेक्टर इधर गया T1, तो इसका कंपोनेंट एक तो इधर जाएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर एक दूसरे के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही बनते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर बनेंगे क्योंकि उनका इफेक्ट वहीं पर आएगा। तो इसका मतलब ये जो खिंचाव हो रहा है ना, इस खिंचाव के, इस T1 का इफेक्ट यहां और यहां मिलेगा। तो ये थीटा यहां है, तो ये थीटा यहां आ जाएगा भाई ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी लगा के, तो ये हो गया T1 cos थीटा। और बेटा अगर ये cos कंपोनेंट है तो ये कंपोनेंट बन जाएगा T1 sin थीटा। बहुत बढ़िया है सर। बस तो फिर अब दोनों को बैलेंस कर दो, डिवाइड कर दो। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि नेट फोर्स 0 है। अब ये कहीं नहीं खिसक रहा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये मान लेना सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, और अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड नहीं घटेगी और बढ़ेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ लटका के छोड़ रखा था, एक तरफ खींच लिया, तो अब ये यहीं पर है, आगे पीछे नहीं जा रहा। ये मतलब इक्विलिब्रियम का। तो यहां पर आप मान के चलो कि T1 cos थीटा तो हो गया 50 न्यूटन, और बच्चों T1 sin थीटा हो गया 60 के बराबर, 60 न्यूटन। क्योंकि इस वाले कंपोनेंट ने इसको बैलेंस कर रखा है और इस वाले ने इसको बैलेंस कर रखा है। बात समझ में आ गई? अब भाई क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो यार, क्योंकि एंगल निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। तो आप बोलेंगे कि सर ये हो गया साइन थीटा T1 डिवाइडेड बाय T1 cos थीटा बराबर 5/6, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। साइन अपॉन कॉस, ये इसने इसको मार दिया, काट दिया। ठीक है, इसने इसका मर्डर कर दिया। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा 5/6। इतना आंसर लिखोगे तो भी चलेगा,
और अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स और 0.8, तो 2 आ गया ना, तो 0.82 सॉरी 83 आ जाएगा, 18 आएगा 0.83। अब देखो बच्चों, आपके पास एक वो नेचुरल टेन टेबल होती है, ठीक है, साइन कॉस टेन की टेबल होती है जो लॉग टेबल में आती है, वहां पर इसकी वैल्यू जब हम लोग देखेंगे ना 0.83 कहां पर लाई करता है, तो ये आपको तकरीबन 39.8 डिग्री पे लाई करेगा, ये याद रखना। कहां पर लाई करेगा? 39.8 डिग्री पे। तो क्वेश्चन हो गया ये सोल्व, हमने कर दिया इस क्वेश्चन का खत्म मामला। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर कहीं दुख दर्द पीड़ा है, ठीक है, तो भाई बाल को एक ही काम कर लेना, क्या करोगे? ये कमेंट में लिख के बता देना, सर इतने सेकंड पे हमें वो बात बताई हुई समझ नहीं आई थी। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो सब याद रहेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार इसमें जो है ना बच्चों, एक और है सवाल, एक सवाल और उठाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं और बहुत जगह ये सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, अब सवाल कैसा है, ये है कि यहां पर मान लीजिए कि ये छत है, ठीक है, छत है ये, यहां से एक रस्सी लाए, ये एक डब्बा बांध दिया, और भाई इधर से ये बांध दिया, ठीक है, क्लियर। और भाई इसका एंगल यहां पर अल्फा है और इसका एंगल यहां पर बीटा है बेटा, ठीक है। इस डब्बे का मास m है, तो mg तो नीचे ही लगेगा, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि इसमें अगर T1 टेंशन है, इसमें अगर T2 टेंशन है, तो आप बताओ T1 की वैल्यू कितनी होगी और आप बताओ T2 की वैल्यू कितनी होगी। ये दो बातें तुमसे पूछ ली। जब भाई बाल को तुमसे ये दो बातें पूछी है ना, तो यार पहले तो इसके बनेंगे कंपोनेंट, ठीक है, क्या बनेंगे? कंपोनेंट। और कंपोनेंट बनाने हैं तो एक एक रस्सी को देख लेते हैं, इसको मैं ना तोड़ के बढ़ा देता हूं। देखो ये हो गया, मान के चलो कि ये वाली रस्सी है और ये डब्बा यहां बंधा हुआ है, इस वाली को अभी छोड़ दो। यहां पर है अल्फा और ये इसमें आ गया T1, ठीक है। अब यार देखो कंपोनेंट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इसके कंपोनेंट यहां पर कैसे बनेंगे, एक तो इधर आएगा और एक ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। एंगल अल्फा यहां बना था तो इधर आएगा ज्योमेट्री के हिसाब से, ये T1 है, ठीक है। एंगल अल्फा यहां बन रहा है, तो अगर यहां पर ये एंगल अल्फा बना तो भाई इससे तो मुझे पता लग गया कि ये तो बन गया T1 कॉस अल्फा, और ये जो ऊपर गया ये बन गया T1 साइन अल्फा। क्योंकि हमेशा याद रखना कि ये जो एंगल के साइड वाला कंपोनेंट होगा ना, वो हमेशा कॉस बनता है, ठीक है। और बाकी क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो आप लोग कंपोजिशन ऑफ वेक्टर वाला वीडियो देख के आना, वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं कि अगर ये हो गया तो अब इसको थोड़ा सा और खींच लेते हैं। अब दूसरी रस्सी का हिसाब ले लेते हैं। ये रस्सी अब यहां से बंधी हुई थी, तो यहां पर एंगल बीटा है और ये इसकी टेंशन T2 है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे? एक इधर जाएगा और एक ये इधर आएगा। अब यहां एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा इधर बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। तो ये क्या बन जाएगा? T2 कॉस बीटा, और ये क्या बन जाएगा? T1 साइन बीटा, और ये नीचे लग गया mg, ठीक है। mg लग गया कि नहीं? बिल्कुल, बोला सर बहुत अच्छी बात है। तो यार अब इन दोनों को ना बैलेंस कर दो, ठीक है बेटा। क्या करोगे? बैलेंस कर दोगे। तो कैसे करेंगे? देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, नेट फोर्स 0 आएंगी, कोई कहीं नहीं भाग के जा रहा। तो अब मैं अगर इसके कंपोनेंट इस वाले डायग्राम में बनाऊं एक ही लाइन पे, तो यहां आ जाएगा T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, ये आ जाएगा। और यहां हो जाएगा T1 कॉस अल्फा और यहां हो जाएगा T2 कॉस बीटा। ये इक्वेशन हो गई, ये दोनों डायग्राम में मैंने आपको बना दिए हैं।
अब देखो यार, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब फिर से वही नेट फोर्स जीरो, तो ये और ये बराबर होंगे ना। अगर ये बराबर हुए तो T1 कॉस अल्फा बराबर T2 कॉस बीटा। बहुत बढ़िया बात है सर। तो यार T1 की वैल्यू क्या होगी? T2 कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ये हो गया हमारे पास T1 का हिसाब किताब। ये क्या हो गया हमारे पास? T1 का हिसाब किताब हो गया भाई। चलो, क्यों करा मैंने ऐसा? यहां पर पुट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ये है T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा बराबर mg। ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये ऊपर वाली जो दो फोर्स है ये इसको बैलेंस कर रही है। आप ये मान के चलना, ये जो कंपोनेंट आपने बनाया ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन, ये बेसिकली फोर्स है, फोर्स के इफेक्ट है। ये फोर्स के टेंशन के कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो रस्सी में खिंचाव है, जो रस्सी के अंदर जो खिंचाव पैदा हुआ है ना, उसका ये इफेक्ट है। तो इफेक्ट अगर आ गया तो यार, अब बेटा मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना था। अब मैं अगर T1 की वैल्यू यहां उठा के रख दूं तो मेरे को T2 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखते हैं सर। तो भाई ये इक्वेशन को यहां डाल दो T1 में, तो ये हो जाएगा T2 कॉस बीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस T2 साइन बीटा बराबर mg। ठीक है। अब यार इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे में एक ही साथ चला जाएगा। तो T2 आ गया कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस T2 कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर mg कॉस अल्फा। अब आप कहोगे कि सर आपने ये कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? देखो यार, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कोई बहुत तीर नहीं मारे। ये है T2 कॉस बीटा साइन अल्फा, T2 कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस ये कॉस अल्फा कहां पर मल्टीप्लाई होगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हो गया कि नहीं? यानी कि ये इसके नीचे भी है, ये यहां पर भी आ गया, तो अल्टीमेटली ये पूरे पे आ गया। तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं? वो सिंपल मैथ वाला हिसाब किताब यार। हाँ और नहीं तो क्या। तो ये यहां पर mg cos अल्फा आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया सर। तो T2 मेरे पास आ जाएगा mg cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा साइन अल्फा प्लस cos बीटा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अब इसको पहचानो, ये कौन है? पहचानो इसको। पहचान कौन कौन है? बोल, कौन है ये? cos बीटा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ये है साइन अल्फा प्लस बीटा। कौन है ये? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। T2 की वैल्यू हो गई mg cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा बेटा T2 का हिसाब किताब। अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को, बहुत ही इजी वे से मैंने इसको तुम्हारे सामने रखा है। ठीक है। अब अगर मान लो T1 की वैल्यू निकालनी पड़े तो यार देखो, ना तो साइन ए प्लस भी चेंज हो सकता, ना mg चेंज हो सकता, कुछ चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ अल्फा चेंज हो सकता है। तो T1 के केस में ये बन जाएगा mg cos बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा भाई बच्चों, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। दोनों के दोनों इंटरेस्टिंग वे से T1 और T2 के फॉर्मूले बन गए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 100% ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपरों में मिलेगा कहीं ना कहीं, चाहे यूनिट टेस्ट में आए, चाहे तुम्हारे स्कूल के टेस्ट में आए, चाहे ये जेई में आए, चाहे नीट में आए, चाहे कहीं ना कहीं। लेकिन भाई अब इसमें वैल्यू बदल सकते हो और इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो यार। दो रस्सी है, एक डब्बा है, कि कैसे कैसे बांध सकते हो? ऐसे ही बांध सकते हो। बांध दिया तुम लोगों ने। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन जब सोल्व हो जाएगा तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तुम लोग बोलोगे कि हाँ सर मजा आ गया। तो इसको तुम लोग निपटा दोगे। चलो सर, हटा दूं? चलिएगा। अब इसके साथ में अब मैं आपको
क्या करा दूं, एक और टॉपिक करा दूं, चलो अभी तो मैं बंद नहीं करता, एक टॉपिक और करा देता हूं, पुली वाला करा देता हूं, चल अब मैं, ठीक है। कौन सा कराऊं, पुली वाला। हाँ, तो पुली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बच्चों को